बीबीसी दुनिया में आज देखिए, भारत को अमेरिका ने फिर दी रूस के बहाने चेतावनी। लेकिन पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मचायल माता यात्रा रूट पर बादल फटने से 38 लोगों की मौत, कई लोग घायल, बढ़ सकती है मरने वालों और घायलों की संख्या। रूस यूक्रेन जंग को लेकर भारत को चेतावनी। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले अमेरिका ने फिर दी भारत को चेतावनी। कहा, अगर यूक्रेन जंग रुकने पर नहीं बनी बात तो भारत पर लगेगा और ज्यादा टैरिफ। बांग्लादेश में अचानक हत्याओं के मामले बढ़ने से लोगों में गुस्से और डर का माहौल, दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। सौ से ज्यादा एड एजेंसीज ने लगाया आरोप, इजराइल की सख्ती के कारण गजा में दाखिल नहीं हो पा रहा है लोगों की जान बचाने के लिए अहम सामान। इजराइल ने खारिज किया आरोप। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कल शुक्रवार को अलास्का में मुलाकात होनी है। ट्रंप किसी तरह रूस पर यूक्रेन के साथ सीज फायर करने का दबाव बनाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में बीते रोज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। लेकिन कल ट्रंप और पुतिन में होने वाली मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने भारत को चेतावनी दे दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि भारत पर टैरिफ और बढ़ाना है या नहीं, ये कल ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात पर निर्भर करेगा। स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए हैं और मुझे लगता है कि अगर चीजें ठीक नहीं रही तो भारत पर सेकेंडरी टैरिफ बढ़ सकता है। रूस ट्रेड डील को लेकर अमेरिका और भारत के बीच में बीते कुछ महीनों से बातचीत चल रही थी, लेकिन फिर इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने भारत पर पहले से लगे 25% टैरिफ के अलावा और 25% टैरिफ लगा दिया, जो कि 27 अगस्त से लागू होने वाले हैं। और इसकी एक अहम वजह थी भारत का रूस से तेल और हथियार खरीदना। बीते कुछ सालों में रूस से भारत के ऑयल इंपोर्ट में लगातार इजाफा हुआ है। ट्रंप की दलील है कि भारत पर टैरिफ लगाने से रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और पुतिन पर सीज फायर को लेकर दबाव बनाया जा सकेगा। अमेरिका के साथ बातचीत बिगड़ने में एक और अहम फैक्टर है खेती के सामान और डेयरी प्रोडक्ट्स। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले इन सामानों पर टैरिफ में कटौती करे, लेकिन भारत ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। अब पुतिन और ट्रंप के बीच कल होने वाली बैठक में भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर डाल सकती है? क्या ये प्रेशर बनाने की कोशिश है? ये जानने के लिए मैंने बात की जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा से। जो अभी ट्रंप और पुतिन के बीच में मीटिंग होने वाली है उसमें ट्रंप की पर एक पर्टिकुलर भूमिका है और ये जो भूमिका है ये उनकी एक बड़ी टिपिकल स्थिति से उभर कर आती है। अब इसमें दो पक्ष तो देखिए जाहिर है, यूएस और रशिया जो है वो बात कर रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं, यूक्रेन युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी एक पृष्ठभूमि है। ट्रंप जब चुनावी वादे करके आए तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन में युद्ध रुकवा सकता हूं, पर वो 50 दिन बीत गए और ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ट्रंप एक ऐसी स्थिति से उभर कर आना चाहते हैं जहां पे वो एक विश्व के सामने एक ऐसी डील देना चाह रहे हैं कि देखिए वो इंस्ट्रूमेंटल है या वो एक बहुत बड़ा उन्होंने भूमिका अदा की है यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रुकवाने के लिए। अब इसमें भारत कैसे बीच में आया? और भारत रशिया के जो संबंध है वो बड़े गहरे संबंध है, बहुत लंबे समय से हैं। हमारे आर्थिक, व्यापारिक, मिलिट्री संबंध, हथियारों का लेन देन, ऑयल का लेन देन काफी लंबे समय से और एक बहुत घनिष्ठ और मजबूत संबंध है। तो एक तो ये है कि कहीं ना कहीं रशिया पे इनडायरेक्ट प्रभाव बनाने के लिए इंडिया को रशिया की तरफ ये मैसेज भेजने के लिए कि शायद ट्रंप की बात माने तो हमारा नुकसान कम होगा। बात बनती दिख नहीं रही है। क्या ये रूस पे दबाव बनाने की कोशिश है या फिर ये भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है? देखिए, दबाव तो वो जिस पर चाहे मर्जी बनाना चाह रहे हैं। रशिया पे बनाना चाह रहे थे अमेरिकन, में कहूंगी जस्ट ट्रंप ही नहीं, पहले से अमेरिकन चाह रहे थे कि एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो जाए रशिया का यूक्रेन वॉर के बाद, पर वो इतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि शुरू में कुछ खलबली मची थी। यूरोप भी स्टेबलाइज हो गया एनर्जी के सेक्टर में, रशिया को भी अपनी मार्केट मिल गई, रशिया में भी कोई इतना इकोनॉमिक डाउन टर्न नहीं आया जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। जहां तक भारत की बात रही, भारत को एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस के घेरे में लाया जा रहा है। तो मैं कहूंगी कि अपनी सुदृढ़ स्थिति से भारत को अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन रखते हुए इधर रशिया के साथ, इधर यूएस के साथ और यूरोपियन यूनियन, तीनों के साथ संबंध अपने इंटरेस्ट और अपनी शर्तों पर बनाने पड़ेंगे। ये तो हुई भारत की चिंता की बात, मगर यूरोप के देशों की भी निगाह अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों में होने वाली मुलाकात पर टिकी है। देखिए बीबीसी संवाददाता जेम्स वॉटरहाउस की रिपोर्ट। अगस्त में इतनी राजनीतिक हलचल देखने को नहीं मिलती, लेकिन अब माहौल बदला हुआ है।
ज़ेलेंस्की से हुई मुलाकात में जर्मनी में काफी गर्मजोशी दिखाई दी। ये भविष्य में यूरोप की ताकत को बनाए रखने की एक और कोशिश थी। इससे पहले कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए बैठें, ये वीडियो कॉल इन नेताओं के लिए यूक्रेन जंग से जुड़ी चिंताएं ट्रंप तक पहुंचाने का आखिरी मौका था। इस वीडियो कॉल में शामिल हुए ब्रितानी प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, जिन्होंने कहा कि यूरोपीय सहयोगियों का गुट, जिसे कोलिशन ऑफ द विलिंग कहा जाता है, वो भविष्य में संघर्ष विराम की देखरेख कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को ताकत से ना तो बदलना चाहिए और ना ही ऐसी कोशिश की जानी चाहिए। सिक्योरिटी की एक मजबूत और भरोसेमंद गारंटी के बाद ही बॉर्डर कूटनीति, संघर्ष विराम से जुड़ी बातचीत हो सकती है। यूरोप चाहता है कि यूक्रेन का पक्ष ज्यादा से ज्यादा सुना जाए। तो क्या ट्रंप ने ये बात सुनी? Es gibt Hoffnung auf Bewegung. यूक्रेन के लोग हालात सुधरने और शांति की उम्मीद कर रहे हैं। हम यूरोप और जर्मनी के नजरिए से इस हिंसक जंग को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। Chance zu nutzen, auch auf diplomatischen Wege nun. दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने कई वादे किए, जिसमें बाद में होने वाली बातचीत में यूक्रेन को भी शामिल किया जाना है। लेकिन ज़ेलेंस्की को अमेरिका और रूस के समिट का न्योता नहीं मिला है। इसी वजह से वो इन वादों को लेकर उतने उत्साहित नहीं दिख रहे। मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति और सभी यूरोपीय सहयोगियों से कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन धोखा दे रहे हैं। वो फ्रंट लाइन पर पूरा जोर लगा रहे हैं। रूस ये मान रहा है कि वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वॉशिंगटन में हुए एक इवेंट में ट्रंप ने बताया कि वो इस शांति प्रक्रिया को किस दिशा में जाते देखना चाहते हैं। अगर पहली मीटिंग ठीक हो जाती है तो फिर तुरंत हम दूसरी मीटिंग करेंगे। मैं ये जल्दी करना चाहूंगा और ये मीटिंग ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच होगी। अगर वो दोनों चाहते हैं तो मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगा। बर्लिन में रूसी दूतावास यूक्रेन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र बन गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए प्रशासन पूरा जोर लगा रहा है। Today was Europe's last chance to put on a united front. ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले ये यूरोप के पास एकजुट होकर अपनी बात रखने का आखिरी मौका था। इस बातचीत में ज़ेलेंस्की को शामिल करने का रास्ता अब भी खुला हुआ है, लेकिन रूस ये इल्जाम लगा रहा है कि यूक्रेन समिट के माहौल को बिगाड़ना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, बीते 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी दोनेत्स्क में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त बना ली है। इससे ये ख्याल जोर पकड़ रहा है कि रूस को फिलहाल अपने इस अभियान को लेकर समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस की रिपोर्ट। और बात इजराइल हमास जंग की। 100 से ज्यादा विदेशी एड एजेंसियों ने इजराइल की नई जांच प्रक्रिया की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे गजा में जरूरी मदद पहुंचने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मार्च में शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत ऑर्गेनाइजेशंस को अपने वर्कर्स की पूरी जानकारी देनी होती है। इजराइल का कहना है कि एड को हमास तक पहुंचने से रोकने के लिए जरूरी है। इस पर जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता जॉन डॉनिसन। This is aid agencies, 100 of them, accusing the Israeli government of weaponizing the issue of aid. 100 से ज्यादा एड एजेंसीज इसराइल पर आरोप लगा रही हैं कि वो एड को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि गजा में भूखमरी के हालात बने हुए हैं। इस साल की शुरुआत में इसराइल ने नियम बनाए थे कि गजा में जो भी शख्स एड डिस्ट्रीब्यूशन और इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, उसकी पूरी जानकारी दी जाए। इसराइल का कहना है कि ज्यादातर संगठनों ने ये जानकारी नहीं दी। मार्च से अब तक 80% एड एजेंसियों का एक भी ट्रक गजा में दाखिल नहीं हो पाया है। लाखों डॉलर्स की मदद सीमा पर ही पड़ी पड़ी बर्बाद हो रही है। Basically sitting just outside Gaza, going to waste. और आगे बढ़ने से पहले दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंड अप में। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने कहा है कि रूस अपने यहाँ उसकी सर्विस रोकने की कोशिश कर रहा है। बुधवार को रूसी अधिकारियों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वॉइस कॉल पर रोक लगाने की घोषणा की थी। रूसी अधिकारियों का कहना है कि इनका इस्तेमाल धोखाधड़ी, वसूली और रूसी नागरिकों को हिंसक गतिविधियों में शामिल करने के लिए किया जा रहा है। व्हाट्सएप ने कहा है कि वो रूस सहित हर जगह के यूजर्स के लिए एनक्रिप्टेड सेवाएं उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करती रहेगी। इस साल मार्च के महीने में सीरिया में जो हिंसा हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में उसे वॉर क्राइम कहा गया है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक इस हिंसा में अल्पसंख्यक अलावाइट समुदाय के कई परिवार खत्म हो गए थे। इस रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि मार्च में सीरिया के लताकिया में हुई हिंसा के दौरान सीरियाई सरकार के सैनिकों और सहयोगी ग्रुप्स ने वॉर क्राइम किए। मार्च में सीरिया में हुई हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में जंगली पंछियों में एक अजीबोगरीब बात देखने को मिली है। 5% वाइल्ड बर्ड्स के सेक्स और जेंडर अलग अलग दिखे। इनमें से कई जन्म के वक्त मादा पक्षी थे, बाद में उनके सेक्स ऑर्गन बदलकर मेल के हो गए। इसकी वजह साफ नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बढ़ते पोल्यूशन की वजह से हुआ।
और बात भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां हिंसा के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं मॉब लिंचिंग तो कहीं राजनीतिक हिंसा। बीते दिनों बांग्लादेश के रंगपुर